नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 12वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए हमने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 में भाग लेने जा रहे हैं तो एक ही जगह से संपूर्णता से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी हमने एक क्रैश कोर्स संचालित किया है जो कि एक टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमेशा की तरह से एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछा गया है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरे तरफ उनके लेखक हैं। पूछा यह जा रहा है कि इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, 3 सही सुमेलित हैं, जो सही सुमेलित नहीं है उसी को हमें छांटना है। तो मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त ने ही लिखा है इसे। कथा सरित सागर तो सोमदेव सही सुमेलित है। अर्थशास्त्र आप जानते ही हैं कि बहुत प्रसिद्ध जो है ये पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, तो कौटिल्य। और दीपवंश क्षमेंद्र तो यही सुमेलित नहीं है, दीपवंश को लिखा है वाचिस्क ने। ठीक है, तो आइए अब व्याख्या की तरफ बढ़ें। तो जो भी मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा है। इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। तो मैकियावेली अब आज के आधुनिक इटली का ही जो है एक दार्शनिक था और जिसने द प्रिंस पुस्तक लिखी है। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो अर्थशास्त्र बहुत ही विस्तृत किताब है राजनीति विज्ञान की। मैकियावेली का द प्रिंस उसके मुकाबले में बहुत ही संकुचित किताब है और केवल कुछ ही चीज़ों की बात करती है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन के कई चीज़ों का बहुत बृहद में समावेशन किया गया है। लेकिन चूंकि वो पश्चिम का दार्शनिक रहा इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, जबकि होना यह चाहिए कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। तो होना यह चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के अब यही स्थिति है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इसी तरीके से मैकियावेली ने एक किताब लिखी है जिसका नाम द प्रिंस है। हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह ने किया था, बाबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, औरंगजेब ने किया था। तो इसका उत्तर है जहांगीर ने किया था। तो 2 का हमारा उत्तर है सी। ठीक है, तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न पे आ गए। एंशिएंट हिस्ट्री का ही प्रश्न ये भी है। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 ही कथन है। क्या? नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। तो यहां पर आप व्याख्या देख सकते हैं, बहुत ही विस्तार में सातवाहनों के बारे में यहां लिखा गया है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था।
इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। पुराणों में इस वंश के संस्थापक सिमुक को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया है, जबकि अपने अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को सातवाहन ही कहा है। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी यहां पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं। महात्मा गांधी से जुड़े हुए 4 कथन दिए गए हैं। पहला, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी ने बंबई के अपोलो बंदरगाह से भारत में प्रवेश किया। गांधी जी को वर्ष 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्होंने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1919 में किया। अब सत्य कथन का चयन हमें करना है और ये सभी के सभी जो कथन हैं सही हैं। तो महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के, अब देखिए यहां पर जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका हमेशा के लिए छोड़ करके भारत लौटने के कारण 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी बंबई के अपोलो बंदरगाह से भारत में प्रवेश किया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि इन्हें दी गई थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को जो है छोड़ दिया। तो ये सारी जानकारी। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। थोड़ा सा सोच करके समझ करके प्रश्न को दीजिए। प्रथम निर्णायक, निर्णायक शब्द पर थोड़ा फोकस करिए। तो ये बक्सर का युद्ध है। देखिए प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने जो जीत हासिल की थी वो असल में एक षड्यंत्र की जीत थी। वो बाहुबल, वो ताकत, वो सैनिक बल का जीत नहीं था, बल्कि वो किसकी जीत थी? तो षड्यंत्र की जीत थी कि वो बंगाल के नवाब के सेनापति को ही खरीद लिया गया। मीर जाफर को उसको लालच दिया गया कि आपको जो है बना दिया जाएगा सिराजुद्दौला के बाद राजा। उसके बाद बहुत सारे व्यापारियों को मिला लिया। तो ये एक प्रकार से धोखे से मिली जीत थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में भारत की 3 बड़ी शक्तियां, यानी अवध का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये 3 भारत की बड़ी शक्तियों ने एक गठबंधन बनाया और ये गठबंधन जो है बक्सर के मैदान में लड़ा। हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का और इस लड़ाई में, सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिक हार गए। तो ये प्रथम निर्णायक सफलता प्राप्त हुई बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को। यही बात यहां पर लिखी गई है। हम आगे बढ़ेंगे। तो 6वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों की भारत की देन थी? यानी क्या क्या पुर्तगालियों ने इसमें से दिया? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो निश्चित रूप से तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगालियों ही भारत में लेकर के आए हैं, लेकिन युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तो बाबर ने किया था। तो 6 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। यहां पर पूरी व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। 7वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष मरुस्थल के विपरीत में रोपित किए जाते हैं। इस प्रकार के रोपण को क्या कहा जाता है? रक्षक मेखलाएं, कृषि वन, वातरोधी यानी विंड ब्लॉक पैटर्न और सामाजिक वन। तो निश्चित रूप से इसे कहा जाता है विंड ब्लॉक पैटर्न, वातरोध। तो मरुस्थल में वातरोध उस स्थिति को कहते हैं जब मरुस्थल में अपर्दन को रोकने के लिए वहां छोटे और बड़े पेड़ों का विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष मरुस्थल के विपरीत में रोपित किए जाते हैं। 8वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हुगली नदी के संदर्भ में 4 कथन यहां पे दिए गए हैं, आइए देखें। यह गंगा की एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में बहती है। यह गंगा की एक वितरिका है जो पश्चिम बंगाल में बहती है।
कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है। अब ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, दूसरा यानी यह गंगा की एक वितरिका है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर है। ये सेंटेंस सही है। गंगा की एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में बहती है, ये गलत है। तो आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देख लें बहुत जल्दी में। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बहती है, पहला भागीरथी और दूसरा हुगली, जिसमें भागीरथ बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है तथा हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाला ऐतिहासिक पुल हावड़ा नदी पर बना है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। डायमंड हार्बर इसका तटीय पोताश्रय है तथा हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। ये सारी चीजें। 9वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। पंचनद में शामिल निम्न में से कौन सी नदी पूर्णतः हिंदुस्तान में बहती है? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी। तो किस प्रकार से नदियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप देख रहे हैं। तो ब्यास इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पंचनद, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। और ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। पूरा इनका डिटेलिंग यहां पर है। नदी और उद्गम स्रोत ये यहां पर लिखा गया है, पांचों की पांचों नदियों का। इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो वायु दाब सबसे कम कब होता है ये पूछा जा रहा है। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायु दाब होता है। तो यहाँ पर बड़े डिटेल में इससे जुड़ी हुई बातें की गई हैं। आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या होता है, सब बातें की गई है। इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम अब आ गए हैं इंडियन पॉलिटी के पहले प्रश्न पे। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 निम्न में से किससे संबंधित है? देश की सुरक्षा से, राज्यों के गठन से, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से, कृषि तथा भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आसान ही होना चाहिए आपके लिए, कृषि तथा कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत में भूमि सुधार का कार्यक्रम बहुत तेजी से चला। और चूंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 19 और 31 में, इसलिए जो है कोर्ट में मामले फंसने लगे कि जब जमींदारों से जमीन लेकर के किसानों में बांटने की बात आई तो जमींदार जब सब कोर्ट में जाने लगे। इसके बाद से ये भूमि जो के लिए ही प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा। और इसी से संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिए जाएंगे उसका जो है न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। तो ये पूरी चीजें हुई। तो डी इसका उत्तर है। 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इन सब का जो है हमें सुमेलन करना है। तो देखिए, सबसे आसान से हम करें, चूंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो दिमाग में है। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। इसमें विदेश नीति से जोड़ करके इसे देखा जाता है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो 51 का ए है, तो ए का 1 है, कहाँ कहाँ होगा? तो डी में नहीं है और बी में नहीं है, तो ए और सी में से कोई इसका उत्तर होना चाहिए। ये जो है समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि नहीं, जो है 36 से 51 तक यानी डीपीएसपी में तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात तो डीपीएसपी में ही की गई है। अब इसके बाद तो वाले अनुच्छेदों में तो इस तरह की बात नहीं होगी। तो बी का 2, तो बी का 2 कहाँ है? बी का 2 यहाँ पे है और सी में भी है। ठीक है, तो
हम उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, यानी अनुच्छेद 110 और 127 हमें आना चाहिए। तो 110 तो आसान है, धन विधेयक की परिभाषा है, यानी सी का 3 है। तो सी का 3 भी देखिए दोनों में है, सॉरी ठीक है, बी ए का 1 और ए का बी का 2, ठीक है। तो सी का 3 केवल यहीं पे है, ठीक ना। तो ए, क्योंकि बी तो पहले ही कट गया था, तो ए। तो 12 का हमारा जो उत्तर है वो है ए, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति, अनुच्छेद 44 नागरिकों समान संहिता, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आ गए हम 13वें प्रश्न पर। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, केसी हियर, सर आइवर जेनिंग्स और डीडी बसु। तो निश्चित रूप से जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। केसी हेयर ने यह कहा कि भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है, यानी ये पूरी तरह से एक फेडरेशन नहीं है। 14वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, अब ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बताइए यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री भारत का राज्यसभा का सदस्य हो तो ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा का जो सदस्य होगा वही अविश्वास प्रस्ताव पर वोट दे सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं दे पाएंगे, बाकी सारा काम कर लेंगे। प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद, निम्न सदन में बजट पर वो बोलेंगे तो लोकसभा में भी बैठेंगे, राज्यसभा में भी बैठेंगे, उच्च सदन में भी बोलेंगे, उसके वो सदस्य भी हैं, वहाँ वोटिंग की का बात होगा तो वोटिंग भी करेंगे। और उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, गलत है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही हो। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा। 15वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुल मिला के एक ही कथन सही होने वाला है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन का कोलेस्टेरॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। शुगर से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, इसीलिए शुगर के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बड़े महंगे इंजेक्शन इसके आते हैं। तो पूरी बात की गई है। इंसुलिन की खोज बैटिंग व बस्ट ने की थी, ठीक है। और यह 51 अमीनो अम्ल से बना होता है तथा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका श्रावण अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगर हेंस की दीपिकाओं द्वारा होता है। इसके श्रावण से मधुमेह, ठीक है, अत्यधिक होगा तो शुगर हो जाएगा, और अति श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। 16वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी फोटोकेमिकल स्मोग के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ओजोन, सूरज की रोशनी, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो 16 का हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3, ये सभी मिलकर के फोटोकेमिकल स्मोग का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूरी व्याख्या जो है लिखी गई है, आप जो है आराम से इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी बीमारियां शामिल हैं, ये पूछा जा रहा है।
तो पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, अतिसार और जापानी इंसेफेलाइटिस और रूबेला। तो सही विकल्प का चयन करना है और सही ये है कि ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। आइए व्याख्या देखें। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में अब 12 बीमारियों के लिए टीकाकरण शामिल है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक है, इनमें से बताना है। हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल। निश्चित रूप से इसका उत्तर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य के ऊर्जा के रूप में इसे देखा जा रहा है कि यह भविष्य का ऊर्जा का बनेगी। 19, ब्रेंट सूचकांक जुड़ा हुआ है अपरिष्कृत तेल की कीमतों से, तांबे की वायदा कीमतों से, सोने की वायदा कीमतों से, नौपरिवहन दर सूचकांक से। तो निश्चित रूप से अपरिष्कृत तेल की कीमतों से ब्रेंट सूचकांक जुड़ा हुआ है। तो ब्रेंट सूचकांक का संबंध अपरिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों के मासिक मूल्य से है, जिसमें कमी या वृद्धि होती रहती है। इसे मापने के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो इन चारों में से सबसे अधिक व्यय कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है। ब्याज अदायगी, अन्य व्यय, सब्सिडी, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये सबसे अधिक रहा। आइए देखा जाए। तो बजट 2020-21 में व्यय की शीर्ष मदें, तो ये करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%। लेकिन सबसे खराब जो स्थिति है वो ये है कि ब्याज अदायगी में ही जो हमने पहले से ऋण लिया है भारत सरकार ने 18% बजट का, यानी अगर इसे हटा दिया जाए तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में चला जाता है। ठीक है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 21वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर में, इलाहाबाद में। तो इसका उत्तर है डी, इलाहाबाद में प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना हुई। और इलाहाबाद में कहाँ हुई? तो बहुत सारे प्रतियोगी तो वहीं पर रहते हैं। तो वर्ष 1917 में सर्वप्रथम कटरा सहकारी दूध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ ही प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी यह पहला अवसर था जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। 22वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, भदोही। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जान गए होंगे, इसका उत्तर है गाजियाबाद। तो यहाँ पर आप देखिए जिला और घनत्व दिया गया है। गाजियाबाद सबसे पहले, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर इस प्रकार से दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये है 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आइए व्याख्या देखें। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों के स्मृति में मनाया जा रहा है। तो दास व्यापार करते थे ना अंग्रेज, अफ्रीका से अमेरिका में दासों को बेचा जा रहा था। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलैटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। 24वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम।
तो जल्दी से उत्तर बताइए। 24 का उत्तर हमारा है डी, असम। ठीक है, तो असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया और यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। अब अंतिम प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु, ए। आइए व्याख्या देखें। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। तो इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों को हमने इस मार्क टेस्ट में देखा। मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।